मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने आसन पे एक व्यवस्था दी और पूरा सदन फिर आपके उस व्यवस्था के बाद इस सदन को उस संविधान की जो अपेक्षा आपने अपने सुबह प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था कि संविधान हमारी आत्मा है और बिना संविधान के कोई भी राष्ट्र प्राय है, तो आज उस संविधान के प्रति जो आपने 2 दिन की चर्चा रखी है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस संविधान के एडॉप्शन पे 75 वर्ष के पूरे होने पे आज हम सभी को, जैसा आपने कहा कि आरोप या प्रत्यारोप का अवसर नहीं है। इस संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, इस संविधान के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है और संविधान के प्रति देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी। तो आज ये संविधान के प्रति केवल सरकार उत्तरदायित्व नहीं है, आज संविधान के प्रति अगर एक संवैधानिक रूप से इस सदन में हम चुन करके आए हैं तो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सत्ता पक्ष के हैं या प्रतिपक्ष के हों, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने कहा, मैं समझता हूं कि संविधान दिवस जिस दिन मनाया गया उस दिन शाम को एक न्यायपालिका में गोष्ठी थी और गोष्ठी में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान हमारी और हमारी सरकार के लिए एक पवित्र ग्रंथ है, जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, उसके समतुल्य है। तो आज जब हम इस तरीके से इस संविधान के उस पे हम चर्चा कर रहे हैं तो आप सोचिए कि इस संविधान को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी ड्राफ्टिंग कमेटी की 9 दिसंबर 46 को, और जब फाइनल मीटिंग हुई 26 नवंबर 49 को और 4 नवंबर 1948 को असेंबली में ड्राफ्ट प्रस्तुत हुआ, तो लगभग 2 वर्षों तक हम इस ड्राफ्ट पे डिस्कशन करते रहे, डिबेट उस समय के लोग करते रहे और अल्टीमेटली जाकर के 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान अंतिम बैठक में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से हुआ, जो कि आज केवल भारत का वो संविधान आज केवल भारत के लिए गवर्नेंस के लिए, भारत के लिए मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, आज भारत के संविधान को पूरी दुनिया मानती है कि भारत का संविधान और संविधान बहुत मजबूत है। तो इसलिए आज उस संविधान के प्रति हमको अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस संविधान के प्रति जब मैं कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संविधान के प्रति उत्तरदायित्व हैं या प्रतिपक्ष उत्तरदायित्व है, तो सबसे पहली संवैधानिक व्यवस्था के रूप में क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि हम चुन करके अगर आए हैं और जहां पे हम संविधान के अंतर्गत चाहे पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाते हों, कानून बनाते हों, चाहे विधेयक पर चर्चा करते हों या क्वेश्चन आवर 0 आवर के माध्यम से या अन्य विषयों के माध्यम से हम देश की ज्वलन समस्याओं पे चर्चा करते हैं, ये हमारा एक संवैधानिक दायित्व है। और इस संवैधानिक दायित्व में क्या है? ये कर्तव्य है कि हम सदन में हर समय उपस्थित रहें, सदन के सत्र में भाग लें। लेकिन आज जो सदन के संविधान की बात करते हैं, संविधान के आरक्षण की बात करते हैं, मैं देखता हूं कि जब सत्र चल रहा है तो सदन में उपस्थित रहने के बजाय कभी हाथरस जा रहे हैं, कभी संभल जा रहे हैं। ये कितना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, कदाचित पूरा देश देख रहा है कि शायद ये संविधान की पूजा, क्योंकि अगर क्या जिम्मेदारी है हमारा क्या दायित्व है, हम इस संविधान के प्रति नहीं। अगर ये बात मैं कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि अगर मैं चुन करके आया हूँ, इस संविधान के प्रति मेरे मन में सम्मान है, तो मैं 100% उपस्थित रहने का काम करता हूँ और इस सदन में। और जहाँ तक आप संविधान में बात हमारे साथियों ने कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। आखिर संविधान में एक तरफ
अगर आप कहें कि आरक्षण खत्म करने की बात, संविधान बदलने की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में अगर आस्था है, संविधान में मर्यादा है, तो आज जब सरकार थी उस समय, तो उस संविधान की से चुनी हुई सरकार के द्वारा पारित किए गए विधेयक को, अगर उस विधेयक को उस सत्तारूढ़ दल के नेता के द्वारा ही उस विधेयक को फाड़ दिया जाए, तो ये संविधान के प्रति सम्मान है या संविधान के प्रति अपमान है? मुझे विश्वास नहीं है कि आखिर अगर आप पूरे देश को जिस तरह से चुनाव में गुमराह आपने करना चाहा कि हम आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करेंगे हम सरकार में आ जाएंगे, आखिर इस संविधान में जो आरक्षण है, जब आरक्षण समाप्त हो रहा था उस समय दिसंबर 12, 2019 को अगर शायद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो SC ST का जो रिजर्वेशन था वो समाप्त हो जाता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिसंबर 12, 2019 को ST ST का रिजर्वेशन लाया गया और जनवरी 25, 2020 को उस SC ST के रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ाने का काम किया है। तो आज आरक्षण देने का काम हम कर रहे हैं। आप बात करेंगे किसने आरक्षण दिया? 2030 तक इस देश के अगर दलितों को, मजलूमों को, गरीबों को, SC ST को 2030 तक का आरक्षण बढ़ा है, तो वो 2030 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बढ़ाने का काम किया। आप कहते हैं बैकवर्ड की बात। आखिर देश की आज़ादी के बाद से उस जिस बैकवर्ड की बात करते हैं, जिस चुनाव में बैकवर्ड की दुहाई देते हैं, आखिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम आज़ादी के बाद देश में पहली बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और हमारी सरकार ने दिया। वो आप याद करिए, अगस्त 11, 2018 को हम लोगों ने उस बिल को प्रस्तुत किया और अगस्त 2018 में फिर वो इफेक्ट में आया। और आप कहते हैं आज चिंता अगर बैकवर्ड्स की है देश में, आज पिछड़ों की चिंता है, दलितों की चिंता है, तो उस चिंता को न केवल चिंता है बल्कि कानून बना करके उनके आरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसी तरह से नहीं, पहली बार आज़ादी के बाद मैं आपसे कहना चाहूँ कि जो हमारा 103वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस अमेंडमेंट में आप भी मौजूद थे, बैठे थे बहुत से साथी, आपने भाग लिया। आपने देखा कि मांग तो आज़ादी के बाद से लगातार उठ रही थी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं वो आर्थिक रूप से किसी भी जाति के हों या किसी हों, लेकिन अगर वो कमज़ोर हैं या हमारे वीकर सेक्शन से आते हैं, तो पहली बार आज़ादी के बाद देश के करोड़ों करोड़ लोगों को हमने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दिया, हमने बैकवर्ड का दिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, राय में, भूमियार में या किसी भी जात बिरादरी में जो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं था, उसे भी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारी सरकार ने 10% रिजर्वेशन EWS में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को देने का काम किया। तो आप बात करते हैं लगातार पिछले 10 वर्षों में जब से सरकार आई है, हमने लगातार हर वर्ग की चिंता किया। आप प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल में क्या है? अगर सोशलिज्म की बात करते हैं तो समाजवाद किस चीज़ पे आधारित है? समाजवाद इक्वलिटी पे आधारित है। आप अगर इक्वलिटी की बात करते हैं समाजवाद में, तब जस्टिस है। तो उस जस्टिस इक्वलिटी को किसने पूरा करने का काम किया? आपने देखा, जैसा मैंने उल्लेख किया कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इनको। आप देखते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A को, जो एक भारत माता के माथे पे कलंक लगा हुआ था, इस भारत की लोकसभा से पारित किए हुए कानून, भारत के सैकड़ों कानून जम्मू कश्मीर की धरती पे नहीं लागू होते थे। आरक्षण का कानून वहाँ नहीं लागू होता था, तमाम हमारी स्कीम्स, आवास नहीं लागू होते थे, और तमाम कानून जो था वो आर्टिकल 370 जो एक अस्थायी
उस सरकार के द्वारा लगाया गया था 35A, उसके नाते भारत की पार्लियामेंट के कानून भी जम्मू कश्मीर की धरती में नहीं लागू हुए। वो भी 2019 में 5 अगस्त को, यही गवाह है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को प्रस्तुत किया और आज पूरे देश ने देखा कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया है और भारत की पार्लियामेंट के बनाए हुए सारे कानून अब उस जम्मू कश्मीर लागू है। आप संविधान की बात करते हैं। शायद पहली बार जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद संविधान दिवस मनाने का काम हुआ है, तो इस समय हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, विमेंस की बात करते हैं। आखिर जिस तरीके की नारकी जीवन थी, टेलीफोन पे अगर रोटी कच्ची रह गई या कुछ रह गया घर में, मुंह से 3 तलाक निकल गया, तो जिंदगी भर के लिए वो हमारी बहन बेटी सड़क पे आ जाती थी किसी छोटी सी गलती पे। इस तरीके से आज वो जो एक पूरे देश में लोगों को लगा, देश की आज़ादी 1947 में आई, लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यक महिलाओं को उस ट्रिपल तलाक के उस नारकी जीवन से छुटकारा मिला, तो 31 जुलाई 2019 को मिला, जब भारत की उन महिलाओं ने एक खुली हवा में सांस लिया कि उनके भी अधिकार हैं। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019। आखिर ये हम अगर इक्वलिटी और जस्टिस की बात नहीं करते तो हमें क्यों चिंता होती? इसका मतलब है कि जो बात हमारे साथियों ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, सबके लिए हम कानून का प्रावधान करते हैं। आज आप बात करते हैं, हमारे लगातार अभी तक यूसीसी की बात हो रही थी। आखिर यूसीसी की चर्चा संविधान सभा से लेकर के आज 2024 तक इस पे बहस हो रही है। आखिर इस पे विपक्ष का क्या स्टैंड है? आखिर आप बताइए कि क्या ये संहिता या ये कानून केवल कानून का विषय है, या यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद ये समानता और न्याय की भावना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा? और मैं कहना चाहता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट की बात करना चाहता हूं। किसको आप मानते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मानते हैं, या डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, या आप KM मुंशी जी को मानते हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मानते हैं? अगर आप देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस की बात कर रहा हूं। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तब समान नागरिक संहिता का विचार उस समय के भी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की। आज ये नहीं है। आज वो आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, नीति निर्देशक तत्वों में है। और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर क्या कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, ये मैं कोट कर रहा हूँ, ये जगदम्बिका पाल नहीं कह रहे, हमारी पार्टी हमारी सरकार नहीं कह रही, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य नहीं है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया जाए, बल्कि समाज में समानता लाई जाए। तो अगर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए हम यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर में आपकी आस्था है, तो निश्चित तौर से आज इक्वलिटी और जस्टिस के लिए यूसीसी पास होना बहुत ही जरूरी है इस देश के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्री KM मुंशी ने क्या कहा था? उस हमारे जो संवैधानिक निर्माताओं ने जब चर्चा की, तो उसमें भी उन्होंने संविधान सभा में कहा था KM मुंशी जी ने कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति कानून सामुदायिक विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो लोग जिन्होंने संविधान निर्माता हैं, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि जिसने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर किया है, तो आज उस समान नागरिक संहिता जिसकी बात आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको लाने की बात हो रही है, आज उसकी बात बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उसके सपनों को हम साकार करने जा रहे हैं, KM मुंशी जी के सपनों को साकार करने। आखिर मुंशी जी ने उस समय भी ये कहा था कि चाहे ऐसे तमाम अल्पसंख्यक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, चाहे टर्की है, इजिप्ट है,
ऐसे तमाम देश हैं जहां उन मुस्लिम बहुल देशों में विभिन्न समूहों के लिए व्यक्तिगत कानून के बिना यूनिफॉर्म कोड को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अगर तमाम इस्लामिक कंट्री में इस तरह का कानून है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि वो इस्लामिक कंट्री। उसमें संकेत मिलता है कि आखिर अगर आज भारत को आधुनिक की दिशा में बढ़ना है, और ये बात मैं डिबेट का एक कोट पढ़ दे रहा हूँ के मुंशी का, ए फर्दर आर्गुमेंट हैज बीन एडवांस्ड दैट द इनैक्टमेंट ऑफ ए सिविल कोड वुड बी टाइनिकल टू माइनॉरिटी। इज इट टाइनिकल? Nowhere in advanced Muslim countries, the personnel of each minority has been recognized as so sacrosanct as to prevent the enactment of civil code. Take for instance Turkey or Egypt. No minority in these countries is permitted to have such rights. But I go further. When the Shariat Act was passed, or when certain laws were passed in the central legislative in the old regime, the Khojaj and Kuchi Memons were highly dissatisfied. तो अगर इस तरह की कंट्रीज में मैं कहता हूँ नहीं, आप इसका निश्चित तौर से दिस इज कोर्ट एंड इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज डिलीवर्ड बाय श्री के एम मुंशी जी। तो आज उस मैं कह रहा हूँ कि उस समान नागरिक संहिता की बात को उस समय संविधान के अनुच्छेद 44 में रख दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 44 में उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखा है। आज फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन क्या आज़ादी के बाद अगर नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो बनाने वाले लोग हैं, चाहे उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में कहा था, अगर हम समान नागरिक संहिता की ओर नहीं बढ़ते, अगर हम समान नागरिक संहिता की ओर नहीं बढ़ते तो हम न्याय और समानता की नींव पर खड़े अपने लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, देश में एक कानून होना हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। तो अगर आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो ये हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं। Please be seated. दादा, you are well aware. You have gone through the Constituent Assembly speeches. I think so. You will endorse me. ऐसा थोड़ी दादा, तुम्ही की डॉक्टर तो मैं दादा तो मैं एक बात कहना चाहता कि आज चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, वल्लभ भाई पटेल जी हों, के एम मुंशी जी हों, आज जो ये आर्टिकल 44 है जिसमें अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आज जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज पहली बार देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सपना उन्होंने कहा कि हमारे उन निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने देखा तो हम सबको बुनियादी सुविधाएं देंगे। और आज पूरे देश में उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चाहे लोगों को आवास देना हो, चाहे लोगों के 18,000 गाँव में विद्युत पहुंचाने का काम हो, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये पहली सरकार है। अगर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देती है तो ये नहीं कि कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी का है। आवास अगर दे, आयुष्मान कार्ड दे रही है तो अगर हिंदू को मिल रहा है, अल्पसंख्यक को भी, दलित को भी, पिछड़ों को, तो ये समान नागरिक संहिता को हम लागू कर रहे हैं। और आज हमारी सरकार एक चीज़ों में नहीं, आप बुनियादी रूप से देखिए कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों के सर पे पक्की छत नहीं था, आज़ादी के वर्षों के बाद भी लोगों के घरों में शौचालय नहीं था, आज़ादी के वर्षों के बाद भी दवाई की कोई गारंटी नहीं थी। दवाई और पढ़ाई की गारंटी न हो, ऐसी कौन सी सरकार होगी? ये पहली सरकार है जिसने दवाई और पढ़ाई की गारंटी देने का काम किया है देश के लोगों के सामने। तो आज जिस तरीके से जब हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, उस समय ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 44 नहीं था, उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल 35 था। जो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविज़न था वो ड्राफ्ट आर्टिकल में 35 था, और उस पर नवंबर 4, 1948 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसकी वकालत किया। फिर नवंबर 23, 1948 को उस पर डिबेट हुआ और वोट हुआ उसी आर्टिकल 35 पे, और डॉक्टर अंबेडकर, के एम मुंशी, यलादी कृष्णा स्वामी, इन तमाम लोगों ने उसमें भाग लिया
और सब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। उनको जवाब देना होगा। वो इसलिए नहीं किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस का फैसला किया तो ये तुष्टीकरण की राजनीति में उस शाहबानो केस के फैसले को बदल दिया और यहाँ पे बिल ला करके ये बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इनको देश की समानता, ये वो कहेंगे कि देश की परिसंपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। वो कभी इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, वो कभी जस्टिस की बात कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी तो मैंने शुरू किया मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी कि हाँ, जरूरत इसलिए पड़ी मान्यवर, कानून के सामने इसलिए जरूरत है यूसीसी की कि एक समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। आज वर्तमान में सभी के अलग अलग हैं। आप मान्यवर ऐसे 14-15 कानून हैं कि जो आप देखेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो आप सोचिए कि इसको हम कब करेंगे। और हम दो चीज़ों पे मानते हैं कि एक तो जो अमेंडमेंट हुए वो क्वालिटेटिव अमेंडमेंट है, गुणवत्तापरक है या क्वांटिटेटिव है। बस फर्क क्या है कि हमारी सरकार ने जो भी अमेंडमेंट्स किए, मैंने कुछ अमेंडमेंट्स का उल्लेख किया, लेकिन जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो इस देश के हित में था, इस देश के लोगों के हित में था। और इनके ज़माने में भी अमेंडमेंट हुआ। आपको याद होगा 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे, उसमें अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने किया, ये पहली बार हुआ होगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया इस पार्लियामेंट से, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके कई प्रोविजन को कहा ये अनडेमोक्रेटिक है और इसको नहीं स्वीकार करेंगे। ये आखिर सरकार के लिए क्या था? तो इसका मतलब है कि उस समय सरकार अगर अमेंडमेंट करती थी, अरे मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं तमाम चीज़ों की बात नहीं कर, मैं तो केवल वो बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि इसके प्रोविजंस जो हैं वो जजमेंट दिया उन्होंने स्पष्ट तौर से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर जी, काइंडली इस तरीके से सर जी हमारे फैसले कंक्लूड कीजिए। आज आप देखिए, कृपया अभी तक एक कॉलोनियल हमारे कानून चले आ रहे थे। अगर हमने 3 नए कानून बनाए तो भारतीय न्याय पहले क्या था, वही इंडियन पेनल कोड, तब दंड देने के लिए था। आज़ादी के बाद से चिंता नहीं थी कि आम जनता को न्याय मिल सके। वही भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, और आज हमने उसकी जगह पे दंड देने की जगह पे न्याय देने के 3-3 कानून बनाने का काम हमारी मंत्री ने किया। भारतीय न्याय संहिता हो, बीएनएस हो, उसको हमने इंडियन पेनल कोड से रिप्लेस किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, उसको सीआरपीसी से रिप्लेस किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए हो, उसको इंडियन एविडेंस एक्ट से हमने रिप्लेस किया। तो इस तरीके से जो हमने किया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारी सरकार की जो स्पिरिट है, आज इस पर जो चर्चा हो रही, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि डीप रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, not just for its form but it's a substance, not just it's a letter but it's a spirit, and constitutional morality is essential for effective governance and social progress। तो ये टोटलिटी में, हम टोटलिटी में इसको स्पिरिट में भी और उसको हमारी सरकार ले रही, और आज उसी का नतीजा है कि अब बस दो मिनट में और समाप्त करेंगे मानव। तो इस तरीके से मैं आपसे कह रहा था कि आज जो भी आज इस संविधान पे चर्चा हो रही है, इस संविधान पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि मान्यवर 2 साल हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। आज कम से कम 2 दिन तो ये चर्चा कर लें, ये महसूस कर लें
कि केवल संविधान की पुस्तक लेके काम नहीं होगा, कि उस संविधान की पुस्तक दिखाने का काम करें, उस संविधान को अंगीकार करने का काम करें, कम से कम उस संविधान के उसको अमल करने का काम करें। आखिर कौन सी संवैधानिक ढांचा थी? आप देखें, आज आप देखिए कि संविधान पे आज जो भी, अगर मैं एक दो उदाहरण दूं तो शायद बहुत हो जाएगा, लेकिन उस 2 साल में जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था और उस डिबेट सर जी धन्यवाद श्री मालवेंद्र सिंह। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, जो आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।